अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ आज फिर जनरल तारिक साहब मौजूद हैं और आज हमने फिर वही बात करनी है, उसकी कंटिन्यूएशन जो पिछले प्रोग्राम में हमने की थी। ईरान के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, बहुत सीरियस होते चले जा रहे हैं। ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने आज फिर थ्रेटन किया है। उन्होंने कहा कि हम हेल जो है वो आपके ऊपर लेट लूज़ कर देंगे अगर आपने 48 घंटे में डील ना की। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे अमेरिका के अंदर उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी जो जिनको शहीद कर दिया गया था, उनकी नीस और उनकी बेटी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये क्यों किया है? शायद ये एक बार्गेन के तौर पर कि अगर उनका कोई पायलट जो वहाँ पे मिसिंग है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके बदले में ये फिर ये कुछ ना कुछ इस तरह का प्रेशर टैक्टिक्स करेंगे। साथ-साथ हम ये देख रहे हैं कि वही उसी पायलट के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और बाकी जो मामलात हैं वो ये हैं कि तबाही और बर्बादी उसी तरह चल रही है जिस तरह पहले चल रही थी। दोनों तरफ़ैन जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। बल्कि जो जिस चीज़ का मुझे बहुत ही शदीद अफ़सोस हुआ है कि अमेरिका ने और इसराइल ने मिल के ईरान के अंदर 55 लाइब्रेरीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि लाइब्रेरीज़ का क्या इसमें काम है। और इसी तरह जो सिविलियन टारगेट्स हैं उनको वो किया जा रहा है। तो इसका ज़रा तज़िया करते हैं कि ये जो ईरान की रेज़िलियंस है, डिफाइंस है, इसका क्या राज क्या है? क्यों इस तरह हम देख रहे हैं कि एक सुपर पावर जो है सो कॉल्ड वो वहाँ पे घुटने टेकने पे मजबूर हुई है। तो तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक जी। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू वेरी मच आपकी दावत के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं लोगों को ज़रा बताता चलूँ कि एक रेलेवेंस के तौर पर कि जनरल तारिक साहब जो साबिक कोर कमांडर भी हैं और साबिक आईजीएफसी भी हैं और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस वक्त जो चीज़ है वो ये है कि ये मिडल ईस्ट में सर्व कर चुके हैं, इसलिए उनकी जो रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो जनरल साहब एक चीज़ तो मुझे शुरू में ही ज़रा ये बताएं कि ये जो हम कह रहे थे कि जनाब एयर सुपीरियॉरिटी है और वहाँ पे ईरान के अंदर जो है उनका एयर डिफेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है और पीट हेगसेथ कह रहे थे कि जी हम जब भी चाहें जहाँ चाहें वहाँ पे हम हमले कर रहे हैं, कोई हमें रुकावट नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जनाब उनके तैयारे भी गिर गए हैं, उनके चॉपर्स भी गिर गए हैं। अब ये कुछ दिन के बाद जो इन्होंने क्लेम्स किए थे एयर सुपीरियॉरिटी के, ये जो इन्होंने फाइटर्स वगैरह जो जेट्स हैं इनको डाउन किया है, क्या ये जो पूरे का पूरा जो चैलेंज है इस वक्त अमेरिकन नैरेटिव ऑफ डोमिनेंस का, उसको चैलेंज कर रहा है फंडामेंटली? देखिए ये जो पहली बात ये है, इससे शुरू करते हैं कि सीज फायर कौन मांग रहा है। हाँ, सीज फायर तो अमेरिका मांग रहा है। तो सीज फायर वही मांगेगा जिसको सीज फायर में फायदा होगा। हाँ, हाँ। ठीक है, तो आपको फिर इससे अंदाजा होना चाहिए कि क्या पोजीशन है अमेरिका की, क्या पोजीशन है ईरान की। ईरान तो सीज फायर नहीं मांग रहा। तो एक तो ये हालत है। दूसरी चीज ये एयर सुपीरियॉरिटी तो पहले दिन से अमेरिका के पास थी। हाँ। ईरान ने कभी एयर सुपीरियॉरिटी को चैलेंज किया ही नहीं था, इस लिहाज से कि वो उनके पास कोई जहाज थे या कोई बहुत बड़ी एयरफोर्स थी, ऐसी कोई बात थी नहीं। तो हाँ। ये अभी इस वक्त दावा करना ये कोई इररेलेवेंट किस्म की एक बात है। लेकिन जो बुनियादी चीज है जो कि लोग इसको देख रहे हैं, जो अमेरिका जंग लड़ रहा है, ये वो जंग लड़ रहा है जो 20th सेंचुरी की जंग है। ईरान जो लड़ रहा है वो 21st सेंचुरी की जंग लड़ रहा है। यानी एसिमेट्रिक जो है आप वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एसिमेट्रिक के अलावा हाई टेक में जो सा है कोई मुकाबला नहीं है। वो दो चाइनीज बेदो सिस्टम जो हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो एनवलप के अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर पहली बात ये है कि टारगेट एक्विजिशन, टारगेट को जो सिलेक्ट करना, टारगेट्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी गाइडेंस सिस्टम, उस पर स्पूफिंग, उस पर मिसाइल की प्रोटेक्शन करना, फिर अर्ली वार्निंग अपने लिए इनकमिंग के लिए, फिर उस अर्ली वार्निंग के लिए रिएक्शन, उसका रिस्पांस, ये सारी चीजें उसी एक स्पेक्ट्रम से हो रहा है और ये आउट ऑफ स्पेस हो रहा है। और ये इस जो मिसाइल्स हैं उनकी स्पीड आप देखें, अभी 20 मैक तक पहुंच गए हैं, 15 और 20 में उसका कोई जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। तो अभी एयर सुपीरियॉरिटी की बात है ही नहीं इस जंग के अंदर, उसमें कोई बनता नहीं है कि एयर सुपीरियॉरिटी तो हम जीत जाएंगे, उसका जवाबी हमला जो है उससे बहुत गुना ज्यादा है। तो ये मिसकैलकुलेशन थी ऑन देयर पार्ट, अमेरिकन्स पार्ट, और एक डिलिबरेट ओवरस्टेटमेंट थी टू मैनेज द परसेप्शन। मेरा ख्याल में मिसकैलकुलेशन थी। और आप देख लें अभी इस वक्त जो हाई कमांड है अमेरिकन फौज की, उसको भी हटाया जा रहा है। हाँ। और वो इसलिए हटाया जा रहा है कि वो इस चीज को मानते नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बताता है उसको हटा देते हैं। तो तो ये क्या शो कर रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है, ये इनकी आपस की इन फाइटिंग शो कर रहा है, डिविजन शो कर रहा है?
دیکھیے اس میں کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے جے ڈی وانس نے ابھی نیتن یاہو کے ساتھ جو بات چیت کی تھی جی ہاں ایکسکیوز می، اس نے یہی کہا تھا کہ یو ڈریگڈ آور پریزیڈنٹ انٹو دس وار. ہم، آپ نے مس انفارمیشن دی تھی تو ان کے اوپر کیوں ڈیپینڈ کیا انہوں نے؟ اسرائیلی انٹیلیجنس کیوں انہوں نے ان پر کیوں انہوں نے فیصلے کیے؟ ان کے ساتھ مل کر کیوں فیصلے کیے تھے؟ ہم، اسرائیل نے ان کو اس جنگ کے اندر دھکیل دیا. ابھی دے اسٹک ان اٹ. تو یہ مس کیلکولیشن. تو پہلی بات تو یہ ہے ہم۔ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلا ان کا مس کیلکولیشن تھا. تو یہ جو انہوں نے جہاز گرائے ہیں انکلوڈنگ چاپرز، کیا یہ کوئی اس کو بیٹل فیلڈ انسیڈنٹ کہا جائے گا، یا ایک سگنل یہ کر رہا ہے کہ جو شفٹ ہو رہا ہے بیلنس آف پاور اس کی طرف ہم اشارہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ شفٹ کی بات نہیں ہے. یہ جو نارمل ایک ریزسٹنس آ رہی ہے فرام دا گراؤنڈ. دیٹ از ہاؤ اٹ ول ہیپن اور اٹ ول کیپ اسکیلیٹنگ. ایران نے جو اس وقت دکھایا ہے، اس نے دکھایا کہ وہ ٹیمپو کو برقرار رکھ سکتا ہے اور انکریز بھی کر سکتا ہے. اس کا جو گریجویٹڈ اپلیکیشن ہے اور انکریمنٹل جو وہ بڑھاتا جا رہا ہے جنگ کو، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس وقت کسی چیز کی. ہاں ہاں وہ اپنی کاروائی پر لگا ہوا ہے. تو یہ جو جہاز وغیرہ گرے ہیں، یہ پہلی دفعہ انہوں نے لو فلائنگ کی ہے ایران کے اندر، اور کوشش کی ہے کچھ وہاں پر ریسکیو آپریشن کرنے کی. تو ان کے وہ ریڈارز کے اوپر آ گئے اور ان کے ارلی وارننگ سسٹم کے اندر آ گئے اور انہوں نے ان کو اڑا دیا گراؤنڈ سے. لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس میں یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے پوری وار اسٹریٹجی میں. اور اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکنس کے ظاہر جو اسٹریٹجی ہوگی اب اس میں یہ فرق پڑے گا نا کہ اب ہم نے جانا ہے تو ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو لمٹس آف امریکن ایئر سپریمیسی ہے وہ اب اپنی ایج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے اگینسٹ دی ایسیمیٹرک ڈیفینسز آف ایران؟ ایسیمیٹرک اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ کہہ لیں، میں بھی کہتا رہا ہوں، لیکن ایسیمیٹرک اس کا انداز کچھ اور ہے. ایسیمیٹرک انداز یہ ہے کہ جو میتھڈ ایسیمیٹرک پلس کہہ لیتے ہیں. ایسیمیٹرک کا دیکھیں، ایک تو ایسیمیٹرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ملک ایک بہت غریب ملک کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جس میں غریب ملک کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اور جو ہاں بہت بڑا ملک ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ بات درست نہیں ہے. یہاں پر ایسیمیٹرک یہاں پر اس حالت میں ہے کہ ایک ملک جو بہت بڑا سپر پاور ہے، وہ ایک پرانی ٹیکنیک کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اور ایک جو دوسرا ایک ملک جس کی 3000 سال کی سیولائزیشن ہے، ہاں اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کسی اور طریقے سے. تو یہ ایک ٹیکنیکس کی آپس میں ایک کانفلکٹ ہو رہی ہے. It's not a conflict between United States and Iran, but a technique between American system, war fighting system, and Iranian war fighting system. ابھی امریکن وار فائٹنگ سسٹم یہ تھی ود ایئر سپیریورٹی اور پھر گراؤنڈ انویژن. ایران کی ٹیکنیکس یہ ہے ٹو کیری آؤٹ ہائی ریچ، لانگ ریچ ود میزائلز، اور یہ ہائپرسونک سپیڈز ہوں، اور ڈیفیٹ دا ریڈار سسٹمز، اور اس کے بعد ٹارگیٹ ایوریبڈی. تو یہ مختلف ٹیکنیکس ہیں. تو اس ہاں میں لیکن اس میں اس لحاظ جی سے جی یہ سیمیٹرک ہے. لیکن طارق صاحب اس میں ایک چیز جو ہم اس کا جو آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے نا، پیراڈاکسیکلی اب دیکھیں کہ جو ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ملٹریلی آپ دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں، ایون سائیکولوجیکلی دیکھ رہے ہیں، وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے رادر دین ویکننگ اٹ. تو اس سے تو پھر ظاہر ہے کہ ایران کو فائدہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ٹیمپو کو بھی برقرار رکھ رہے ہیں. ہاں گریجویٹڈ اپلیکیشن بھی ہے کہ جہاں مرضی ہے اس کے مطابق ایک کوانٹم ریلیٹڈ آپریشن کرتے ہیں. اور انکریمنٹل یہ ہے کہ جب بھی چاہتے ہیں اس کو ایکسلریٹ کر لیتے ہیں، جب بھی چاہتے ہیں اس کو نیچے لے آتے ہیں. وہ ان کے کنٹرول میں ہے. دے کنٹرول دا بیٹل انوائرمنٹ. ہاں اور یہ دیکھیں، جو اگر آپ کو میں نے پہلے نہیں بتایا تھا آپ کے شو میں، یہ 36 آٹونومس ملٹری ریجنز ہیں. اور انہوں نے ایک اور انداز، ایک اور روپ جنگ کا کر دیا ہے کہ دے آر فائٹنگ سب سرفیس. ان کے ایسٹس تو زمین کے نیچے ہیں سارے، اور اتنا نیچے ہیں کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، چاہے اس کے پاس ایئر سپیریورٹی ہو جو مرضی ہو. تو یہ جب آپ دو کمبینیشنز کریں تو ایک اصول ہے فوج کا ہمیشہ ہوتا تھا لڑنے کا، بیٹل فیلڈ یونٹی آف کمانڈ. یہاں پر یونٹی آف کمانڈ سے ہٹ کر یہ چلے گئے ہیں یونٹی آف ایفرٹ. یہ ایک اور مقابلہ ہے جس میں یہ یونٹی آف کمانڈ کو چیلنج کر رہے ہیں تھرو یونٹی آف ایفرٹ. اور یونٹی آف ایفرٹ از تھرو ہاریزونٹل کمانڈ، ناٹ ورٹیکل کمانڈ. ورٹیکل. ہاں ورٹیکل نہیں ہے، یہ ہاریزونٹل ہے، اور یہ ایک ساتھ کر رہے ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں. اینڈ دے پریپیئرڈ فار اٹ فار 40 years.
ये कोई 2 दिन की बात तो नहीं थी। एब्सोल्युटली उनकी तैयारी से यही लग रहा है। अच्छा, ये जो उन्होंने शुरू में ये कहा था कि जी हमने बस रिजीम चेंज हो जानी है और वहाँ पे मामला जो है वो ठीक हो जाएँगे, सोचा इन्होंने यही था। लेकिन ये जो हम बार-बार इनकी नाकामियाँ देखते हैं, अब इराक का आपको याद है कि क्या हुआ? व्हाई डज़ दिस ये जो अमेरिकन फिलॉसफी है रिजीम चेंज की, व्हाई डू दे कीप फ्लर्टिंग विद इट? क्योंकि देखिए ना, कोई भी चीज़ जो है ये अभी तक कामयाब नहीं हो रही है। ये क्या इनकी कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में प्रॉब्लम है, क्या मसला है, या आइडियोलॉजिकल स्टबर्ननेस है ये? एक तो वेनेजुएला ने इनको काफ़ी एक प्रमोट किया इस आइडिया को, इसलिए कि हाँ, वेनेजुएला में तो ये बहुत कामयाबी से हुआ था हाँ, और थो कुछ हद तक कुछ लिहाज से जो लोग कहते हैं कि हमारे इलाके में भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। हाँ, अभी तक तो चल रहा है उनका। हाँ, तो फिर अगर यहाँ पर उनको 2 एग्ज़ाम्पल्स मिले हैं जहाँ पर सक्सेसफुल है, तो फिर इट कैन आल्सो बी द थर्ड प्लेस। वो तो हाँ, प्रेसिडेंस तो है इनके पास। लेकिन मैं हुँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, अमेरिकन सुपर पावर होते हुए अफ़गानिस्तान, वियतनाम, इराक जिधर भी था, हैज़ नेवर लॉस्ट अ टैक्टिकल बैटल। कहीं हुँ, टैक्टिकल लॉस नहीं हुआ, लेकिन जंग हार जाते हैं, जंग हार जाते हैं। बिकॉज़ दे नेवर ऑपरेट विद द पीपल। हुँ, उधर के लोग जो बस होते हैं वो कभी भी दे आर नॉट रेडी टू बी सबड्यूड बाय अमेरिका। ये तो हर जगह पर ये बार-बार इस चीज़ से ये इनको समझ पता नहीं क्यों नहीं आती कि जी लोग जो होते हैं जब हमारे साइड नहीं लेंगे, तो हम हाँ, जंग नहीं जीत सकते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो मेरा ख़्याल है कि इनकी एक 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 वो जो एरोगेंस है, वो तो हमें नज़र आती है, थिंकिंग में भी वो नज़र आती है। लेकिन ये जो पूरी सूरत-ए-हाल है इसमें जन साहब, ईरान के पास जो ऑप्शंस होंगी अब पोस्ट वॉर जो है, वो क्या आप समझते हैं कि न्यूक्लियर एक्सेलरेशन रिस्क जो है, वो हम देखेंगे इस पूरे खित्ते में? क्योंकि देखिए ना, जो अब सूरत-ए-हाल है इसमें ईरान ने देखा कि जो भी हमने कर लिया, हमने जिस तरीके से भी कोऑपरेट करने की कोशिश की, मुज़ाकरात किए, सब कुछ किए, कहीं भी हमारी बात नहीं सुनाई गई और ना ही उसको सुना गया है। तो क्या हम देखेंगे कि ईरान जो है वो अब परस्यू करेगा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एज़ अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी? देखिए ईरान की बात नहीं है, अगर जब ये जंग खत्म हो जाएगी, तो इसमें जब हर एक मुल्क खुद इन रेट्रोस्पेक्ट देखेगा हाँ, कि अभी हमारा फ्यूचर कैसे है, तो जब सबसे नुमाया चीज़ जो निकलेगी, देयर इज़ नो इंटरनेशनल लॉ, देयर इज़ देयर नो इज़ नो जेनेवा कन्वेंशन, देयर इज़ नो यूनाइटेड नेशंस, हुँ, देयर इज़ नो इंटरनेशनल कोर्ट्स, सब हुँ, फेल हो गए हैं और ये जो उनसे ना हर एक को अपनी हिफाज़त खुद करनी पड़ेगी। और अगर ये अंदाज़ अगर इसने दुनिया में अगर ये फैल गया, हुँ, तो फिर ईरान को न्यूक्लियर जाना पड़ेगा और जो उनका नया सुप्रीम लीडर है, वो उसने तो फतवा नहीं दिया था कि हम न्यूक्लियर नहीं हाँ, जाएँगे हाँ, और हाँ, वो काफ़ी प्रो गोइंग न्यूक्लियर है, तो वो शायद चले वो दे विल गो न्यूक्लियर एंड लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़ माइट गो न्यूक्लियर। और हुँ, जिन लोगों ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को छोड़ दिए थे, लिबिया एक मिसाल है और यूक्रेन दूसरा मिसाल है। बिल्कुल। तो वो भी हमारे सामने है। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में काफ़ी तब्दीली होगी दुनिया में। ये बाकी जो और इसमें दूसरी तरफ से जो मिसाल है वो नॉर्थ कोरिया की भी है कि जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुई वो एक्सेलरेट उसने किया न्यूक्लियराइज़ेशन को। तो वो जी, लोग कहेंगे कि भई अगर वो बच सकते हैं इस तरह करके, तो हम भी करें। वो तो अभी तकरीबन सारे वो समझेंगे कि टाइम ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड इज़ ओवर। यूरोप भी आँखें दिखा रहा है अमेरिका को और हुँ, बाकी मुल्क भी कह रहे हैं कि जी अभी अपना-अपना रास्ता पकड़ें। इसलिए कि यहाँ पर तो हमें कोई नहीं यहाँ पर प्रोटेक्शन दे सकता। किसी और पर डिपेंड करना तो फ़िज़ूल किस्म की बात है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये जन साहब, इसमें साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो रोल है वो हम देख रहे हैं कि जो एज़ अ मीडिएटर वो हम देखा, पहले तो हमने सोचा कि शायद ये सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी उनकी जो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट आई कि नहीं, हमने इनकार नहीं किया इस्लामाबाद आने से। तो क्या आप समझते हैं कि इससे जो हमारा जो रोल है वो दोबारा से रिवाइव हुआ है, पाकिस्तान्स रोल एज़ अ मीडिएटर, ये क्या आप इसको समझते हैं कि ये सीरियस है या सिंबॉलिक है? पाकिस्तान वाज़ नेवर अ मीडिएटर। हुँ, पाकिस्तान एक मुल्क था जिसके ताल्लुकात चीन के साथ भी थे, ईरान के साथ भी थे, मिडल ईस्ट के साथ भी थे, अमेरिका के साथ भी थे। तो हम एक एक नॉन कंट्रोवर्शियल कंड्यूट थे जिसके हुँ, थ्रू मैसेजेस जा सकते थे। मैसेज पहुंचाना या मैसेज को कन्वे करना एक मीडिएटर का रोल नहीं बनता। हुँ। तो हम लोग डिप्लोमैटिक पोस्ट ऑफिस बने हुए थे बेसिकली।
we were basically that is what we were. दूसरा हाँ मैंने आपके ही शो पे पहले बताया था कि ये जो बनाया है मुल्कों को, सऊदी अरेबिया या खुद आए हैं इजिप्ट और तुर्की और सऊदी अरेबिया, इससे कुछ नहीं होगा। मैंने आपको कहा भी था इससे कुछ नहीं होगा और इसने हो नहीं सकता। सऊदी अरेबिया विजिबली और पब्लिकली एंटी ईरान है और प्रो अमेरिका है और कह रहा है कि जी इसको अब एक दफा हमारे लिए खत्म करें इस प्रॉब्लम को। और अभी जो उनसे जीसीसी मिलकर वो भी ईरान के खिलाफ चल रहे हैं। टर्की जो उनसे इसराइल को रिकॉग्नाइज करता है और सबसे ज्यादा गैस का सप्लाई वगैरह वो करते हैं इसराइल को। इजिप्ट जो उनसे उसके ताल्लुकात काफी पुराने हैं इसराइल के साथ, उसके लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि और वार्म रिलेशन हो, लेकिन वो है। तो ये कैसे हो सकता है कि ईरान के साथ ये नेगोशिएट करेंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो इट डजंट मेक सेंस। दूसरा भी मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जो कंडीशंस वहां पर डाले थे वो मैक्सिमलिस्ट थे और मैक्सिमलिस्ट कंडीशंस के अंदर नेगोशिएशन कैसे हो सकती है? जिसने एक पोजीशन छोड़ दी वो हार जाएगा जंग, तो वो नहीं हो सकता और वो इस तरह नेगोशिएट नहीं हो सकता। और लिहाजा चीन और रूस के बगैर या दोनों के या एक इनमें से कोई अगर मीडिएट नहीं करता तो ये नहीं हो सकेगा। तो फिर ये जो इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये जो कहा है कि जी हम तैयार हैं, वी नेवर रिफ्यूज्ड एक्चुअली टॉक्स इन पाकिस्तान, तो ये फिर क्या उन्होंने टाइम बाय करने की कोशिश किया या ये वो सीरियस नहीं इस मामले? आई थिंक वो देख सकता था कि पाकिस्तान वाज कमिंग अंडर प्रेशर एंड ही गेव अ स्टेटमेंट व्हिच इज अ फ्रेंडली स्टेटमेंट। एंड पाकिस्तान के साथ तो ईरान के ताल्लुकात मेरे ख्याल काफी रीजनेबल है दूसरों के लिहाज से, लेकिन अभी इन टॉक्स की वजह से पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट का आपस में मसला बन गया। यूएई का देख लिया ना आपने? अब यूएई का तो एक है, लेकिन बाकी सऊदी अरेबिया आल्सो नॉट हैप्पी अबाउट इट। ये भी अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आई थिंक ये मैं शुरू से कह रहा था कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए, स्टे आउट ऑफ दिस, बिकॉज ये हमारे पे स्केल से थोड़ा ऊंचा है जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम डिलीवर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हमारे खिलाफ नाराजगी वैसी हम खुद ब खुद ही ले रहे हैं लोगों से, और उसकी कीमत भी ज़रा फिर हमें देनी पड़ेगी। और अभी एक कीमत तो लोगों ने देनी शुरू कर दी है ना, जो ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस आपने देखा कि इनसेन लेवल पे लेके गए हैं, 137 रुपए पर लीटर एकदम बढ़ा दी है। फिर कहा जी कि हम उसमें से 80 रुपए कम कर रहे हैं। ये भी प्राइस तो फिर लोगों ने देनी है ना हमारी। ये तो एक डोमेस्टिक डिसीजन है। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर इतने थे तेल के जितने हमने खुद क्रिएट किए पाकिस्तान के अंदर। तो ये फिर इन्होंने अपने इंटरनल कोई इनकी होंगी कुछ मामला? वो मुझे नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम्स है इनके, लेकिन मैं देखें जब 20 शिप अगर आपको मिले हैं वो 20 शिप किधर है? हाँ वेयर हैव दे गॉन टू? हाँ व्हाई आर वी पेइंग मोर फॉर फ्यूल? हमसे किसने चार्ज किया एक्स्ट्रा? हाँ, सही बात है। ये जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। उनका जवाब आना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और बाकी लोग जो हैं उनको जवाब देना चाहिए कि भाई ये कैसे आपने बढ़ाई है। ये देखिए और अभी लोग पूछ रहे हैं। व्हाट्स हैपेंड इज कि अभी ये जो वापस मांग रहे हैं 3.25 बिलियन डॉलर्स मांग रहे हैं यूएई, हाँ और हम कह रहे हैं अभी इनको एंड ऑफ द मंथ हम वापस दे देंगे। ये कहाँ से आएंगे कैसे पैसे? देंगे? हाँ, कैसे देंगे? हाँ कैसे देंगे? तो ये यही तरीके हैं इनका। अभी जैसे इस पर सेस लगा देना, किसी चीज पर टैक्स लगा देना, और लोग बस इसमें मेरा जो एक रेडिकल व्यू है वो ये है कि पाकिस्तान शुड से कि जैसे बाकियों ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर किए, हम भी फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दें आईएमएफ वगैरह को हाँ कर सकते हैं। वी कैन नॉट रिपे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। और दूसरी बात ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और अगर ये गवर्नमेंट इतनी पॉपुलर नहीं है, तो फिर जो अपने आप को समझता है कि ही रिप्रेजेंट द पीपल, वो आईएमएफ को खत लिख दे कि जी आप जिनके साथ डील करें दे डोंट रिप्रेजेंट अस। और ये आप याद रखें, उनका नाम शाम नोट कर लें, इसलिए कि बाद में हम जब आएंगे तो हम वी नॉट गोइंग टू रिपे यू। तो लेकिन वो खत कैसे लिखे? वो तो जेल में बैठा हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरान खान अलोन, लेकिन उसकी पार्टी लिख सकती है। जो भी है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी पार्टी है या जो भी ग्रुप है, जो भी एनजीओ है, somebody should highlight it ना कि are they represented or are they not? If they are not represented, then who are these people taking loans? हाँ, ये बात बिल्कुल बड़ी रेलेवेंट आपने बात की है, क्योंकि ये देखें ना, ये देना तो पाकिस्तान नहीं है ना। अब पाकिस्तान में अगर इस तरह की इंसेन लेवल किस्म की जो चीजें हैं वो होंगी, तो जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताना चाहिए आईएमएफ वालों को। तो उनको ये तो इत्तला होनी चाहिए कि जी इसमें आप याद रखें कि ये लोग, पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट पार्टी टू दिस।
एब्सोल्युटली, हाँ। एब्सोल्युटली, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। वैसे आपने चूँकि ये बात शुरू कर ही दी है, तो इस सिचुएशन में वैसे इमरान खान को रिलीज़ करके उसको मौका नहीं देना चाहिए कि वो कम से कम इस क्राइसिस में से पाकिस्तान को बल्कि रीजन पूरे को निकालने की कोशिश कर सके? इमरान खान को निकालना जो है वो तो इस स्टेटिंग द ऑब्वियस, वो उसमें कोई बहस वाली बात है नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो है विदाउट अ पॉपुलर गवर्नमेंट हुँ, आप इन हालात में से नहीं निकल सकेंगे, सही सलामत नहीं निकल सकेंगे। हुँ, तो पॉपुलर हुँ। गवर्नमेंट हो जो अपने लोगों को साथ को कोहेसिव रखकर गैल्वेनाइज करके लोगों की आइडेंटिटी को सामने रखते हुए उनके मुताबिक फैसले करें, तो आप देखें ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा बैक टू द वॉर एरीना, ये जो टर्म्स की बात होती है, अभी आपने देखा था कि ईरान ने भी ये कहा कि हमें रेपरेशंस वगैरह दी जाएँ, यूएस फोर्सेस जो हैं विथड्रॉ करें रीजन से और गारंटीज़ दी जाएँ कि आइंदा से कोई जंग-शंग नहीं होगी। ये जो टर्म्स हैं, अब टर्म्स ऑफ विक्ट्री कह लें, ये क्या उनका कोई टैक्टिक था या उनको पता था कि मैक्सिमलिस्ट पोज़ीशन है? इन्होंने क्यों इस तरह की बात की जो कि आपने भी कहा कि मैक्सिमलिस्ट है, तो फिर इस तरह की बात उन्होंने की क्यों? वो इन्होंने इसलिए की कि ईरान पर मुसलसल हमले होते रहे। हाँ, अभी भी पिछले साल भी लेटेस्ट एक 12 दिन की जंग इन पर मतलब वो सौंपी थी ये इसराइल ने और अमेरिका ने। तो ये जब भी मुश्किल में होते हैं ये सीज फायर एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेते हैं, नए हथियार निकाल लेते हैं और जब समझते हैं कि तैयार है वो फिर ईरान पर हमला कर लेते हैं। और इमरान पर ईरान पर हमला होता रहेगा हाँ। जब तक इजराइल इज नॉट सेटिस्फाइड। और हुँ, इजराइल उस वक्त सेटिस्फाइड होगा जब ईरान में इतनी कुवत नहीं हो कि उसको रोक सके अपने ग्रेटर इजराइल का जो प्लान बनाना उसने हाँ, बनाया हाँ, हुआ है उसको पूरा करने में। और हाँ, वो किस तरीके से होगा, वो ये होगा कि ईरान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दे, ट्रंकेट कर दे, उसका बल्कनाइज कर दे, ताकि हुँ, वो कोई 5-6 मुल्कों में बन जाए। या जब तक वो नहीं होगा इजराइल सेटिस्फाइड नहीं होगा। जब तक इजराइल हुँ। सेटिस्फाइड नहीं होगा अमेरिका जो है वो जंग नहीं रोकेगा, इसलिए इजराइल कंट्रोल कर रहा है। वो लेकिन अब जितना मैंने हाँ जी, प्लीज़ गो अहेड। प्रॉब्लम ये हो गया है कि आई थिंक अमेरिका हैज रिकॉग्नाइज्ड इजराइल्स रोल। एपेक हुँ, जो सा है अमेरिकन इजरायली हाँ, पब्लिक पब्लिक अफेयर्स कमिटी। कमिटी, इसके हुँ, 95% इसके लोग कांग्रेस में हैं जो जीत गए। हाँ, 95% जिनको वोट किए। दे कंट्रोल द बिल्कुल, कांग्रेस, दे कंट्रोल द हुँ, मीडिया, दे कंट्रोल द वॉल स्ट्रीट, दे कंट्रोल हॉलीवुड। ये हर चीज हाँ, कंट्रोल कर रहे हाँ, हैं। हाँ, तो अभी एक ब्लो बैक शायद आएगा और इस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मेरे ख्याल में इनका कंट्रोल कम होना शुरू हो जाएगा और ये इस हालत में कभी भी नहीं होंगे जैसे अभी है। लिहाजा मैंने जो कुछ उन्होंने करना है वो ट्रंप के रजीम में करना है, इसी वक्त करना है और हुँ। इसीलिए वो अभी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि सीज फायर हो जाए। एब्सोल्युटली। मैं बताने लगा था कि आज से कोई 20 से 1 साल पहले मैंने किताब एक पढ़ी थी, उसका नाम था वन नेशन अंडर इज़राइल। वन नेशन अंडर गॉड नहीं था जिसका जो इनका एक होता है त तराना होता है। लेकिन वो था कि वन नेशन अंडर इज़राइल, तो वो अभी साबित हो रहा है कि सब कुछ जो है इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन कमिंग बैक टू द रीजनल लेवल जी, ये मुझे तारिक साहब बताएँ कि इसमें कितने चांसेस हैं कि ये एक फुल ब्लोन, फुल स्केल रीजनल वॉर बन जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह भी एंगेज हो चुकी हुई है। गल्फ स्टेट्स आपने देखा कि वो भी टारगेट हो रही हैं, सऊदी अरब तक भी चल रहे हैं सिलसिले। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अभी तक बंद है, ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए। तो ये कितना हम क्लोज़ पहुँच चुके हुए हैं एक फुल स्केल रीजनल वॉर के। ये है फुल स्केल वॉर। अभी देखें ना जी, गल्फ स्टेट जो हैं उनमें से अगर आप उम्मीद रखते हैं कि वो जंग में हिस्सा लेंगे, वो कभी भी नहीं होगा। उनमें हुँ, से कोई एक एक भी नहीं काबिल है ही जो नहीं है। हाँ, फिजिकली आएगा जंग के अंदर हिस्सा लेगा। वो बस स्टेटमेंट बनाते रहेंगे और जो भी है एक दूसरे को बस सुनाते रहेंगे। ये जो यमन है ये बाबुल मंदक बंद कर देगा। हुँ। इसराइल के ऊपर जो सा है उनकी कैपेसिटी है बाब उल मंदब को बंद करने की? वो कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सामने समुद्र जा रहा है और मिसाइल उनके पास है। वहां हाँ, से जब गुजर जाए तो बस वो अब पहले भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को उन्होंने वहां से किया था। इतनी हाँ, जल्दी से घूमा था कि उसके 2 जहाज भी गिर गए थे हाँ, हाँ। समुद्र में। तो अ, इसराइल के ऊपर अभी हमास ने अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की, नहीं तो वो भी शुरू करने वाले हैं। सीरिया से अभी रेजिस्टेंस शुरू हो गई है।
लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह भी शुरू हो गया, तो इजराइल इज फाइटिंग ऑन 4 फ्रंट्स। हाँ, हाँ। तो ये तो तो फिर तो फिर तो जनरल साहब आपने कहा कि ये तो रीजनल वॉर तो हो चुकी हुई है, लेकिन अगर दूसरा एंगल उसका देखें हम, जो कि चाइना रशिया का फैक्टर, जो आपने शुरू में ये भी कहा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एसिमेट्रिक से ज़्यादा बढ़ गया हुआ ये सिलसिला, और उसमें ज़ाहिर है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी होगी या रशियन टेक्नोलॉजी होगी जो ईरानियंस यूज़ कर रहे हैं, ये डाउन जो हुए हैं इन्होंने किए हैं जहाज़, ये इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि इट्स नो लॉन्गर रीजनल वॉर, बल्कि हम देख रहे हैं कि एक ब्रॉडर ग्लोबल पावर कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है? हो सकता है, इसलिए कि इसमें अभी तक जो पोटेंशियल है रूस का और चीन का इसमें इस जंग के अंदर अपना हिस्सा डालना हाँ, या बढ़ाना, अब डाला तो है हिस्सा लेकिन बढ़ाना इसको, वो पोटेंशियल तो बहुत है समुंदर में, सी के हाँ, अंदर, एयर के अंदर, वो है, वो नहीं किया उन्होंने। हुँ, और आजकल लोग बहुत ये फेमस नेपोलियन का एक कोट कहते हैं कि व्हेन आई सी माय एनिमी मेकिंग एन मिस्टेक आई डू नॉट डिस्टर्ब हिम। यस, हाँ, तो वो अभी बैठ कर देख रहे हैं कि अभी जो कुछ हो रहा है, हाँ, वो नहीं समझते कि उनकी जरूरत है किसी और काम करने की, इस वक्त वो खुद ब खुद ही हाँ, हो। हाँ, वो सिर्फ़ तमाशा देख रहे हैं। ठीक, वो बिल्कुल, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो आ जाएंगे। अभी चाइना ने चाइना सी को कंट्रोल करना है, उसने हुँ, मलाक्का स्ट्रेट्स को कंट्रोल करना है, ताइवान को वापस लेना है, तो ये तो यस, मौका है उसके लिए, वो तो करेगा। यस, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट अच्छा, इसमें एंड गेम जो है, वो क्या हो सकती है? उसमें एक कन्फ्यूजन मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ समझ नहीं आ रही कि व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ द एंड गेम हियर? क्योंकि अब देखिए ना, अमेरिका को देखें आप, इसराइल को देखें, ईरान के लिए देखें, कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये क्या एस्केलेशन, तो देखें इस एस्केलेशन तो हमें इट सीम्स क्लियर, लेकिन विक्ट्री डज़ नॉट, विक्ट्री का हमें समझ नहीं आ रही कि विक्ट्री क्या होगी? व्हाट डज़ इट मीन टू बी विक्टोरियस? इसमें ईरान के लिए विक्ट्री इज नॉट टू लूज, हुँ, और अमेरिका के लिए विक्ट्री विजिबल नहीं है। हुँ। तो एंड स्टेट जो मुझे नजर आ रहा है वो है अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये पॉसिबल है आपकी नज़र में वैसे? आई थिंक सो, इट विल हैव टू बी। क्या? और फिर ये सारे वाइंड अप कर देंगे अपने बेसिस? ये तो अभी वाइंड अप हो गए हैं ना, तबाह हो गए, दे आर नॉन फंक्शनल, 13 हुँ, बेसेस आर आउट ऑफ कमीशन। हुँ, तो ये यहाँ से इनको निकलना पड़ेगा, कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी अगर ढूंढना ढूंढना चाहें तो। हाँ, नेटो जो है अगर वो खत्म नहीं हुआ तो इट विल बिकम टूथलेस, टोटली यूजलेस। रिडंडेंट हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन जो सी अपनी फौजों को किसी और एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के अंडर ऑपरेट करेगा इंडिपेंडेंटली हुँ, एज ए यूरोपियन यूनियन। ये जो इसराइल है, इट विल हैव टू रिटर्न लेबनान लैंड्स, सीरिया की जमीनें, हाँ, टू स्टेट नेशन पर आना पड़ेगा, या वन नेशन अंडर मेजोरिटी वोट, वो नहीं मानेंगे, लेकिन ये भी एक प्रपोजल अभी आएगा। हुँ, ठीक है ना, तो हो सकता है कि ये हो जाए, लेकिन मुश्किल है, बट इट्स ऑन द कार्ड्स। ईरान माइट बिकम अ रीजनल पावर, उसकी रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग शुरू हो जाएगी। इसमें चाइना और रशिया जो हैं वो इस रीजन में आ जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट असिस्टिंग ईरान इज रीएस्टैब्लिश हुँ, इटसेल्फ। पोर्ट वगैरह का जो सिस्टम है, सिलसिला, उनको ऑपरेट करना। पाकिस्तान का ग्वादर जो है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हुँ। ये होगा, लेकिन ज्यादातर होगा ये पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा, और अमेरिकन यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो जाएगी, और बेसिकली फिर तो यू आर टॉकिंग अबाउट द डिमाइस ऑफ अमेरिकन एम्पायर। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिवाइस ऑफ a unipolar world. It will become a multipolar world. एससीओ की अहमियत बढ़ जाएगी, ब्रिक्स की अहमियत बढ़ जाएगी, वर्ल्ड बैंक खत्म हो जाएगा या गो डाउन, आईएमएफ विल नॉट बी एज रेलेवेंट, अदरवाइज अदर सिस्टम्स विल कम अप, ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स अंडर ब्रिक्स, एससीओ। हाँ, और ये एक कंप्लीटली एक चेंज्ड दुनिया होनी चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन दिस इज माय तारिक साहब, अनपोलर। दो 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 चीजें हैं जो मेन स्टे हैं अमेरिका की, एक उसकी मिलिट्री माइट है, दूसरा उसका पेट्रो डॉलर है। आपने कहा कि दोनों ही खत्म हो जाएंगी, तो फिर तो अमेरिका तो खत्म ना जी, फिर अमेरिका तो एक रीजनल लेवल पे या शायद किसी अपना क्यूबा श्यूबा के ऊपर जाके तड़ी छड़ी लगा देगा, बाकी तो फिर कुछ नहीं कर सकेगा। अमेरिका का जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, अभी जो वेस्ट को जैसे हम देखते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, हाँ, विल फिनिश। हाँ, West is no longer a combination of Europe and America. It will be America is America, European Union is separate.
شاید برٹن بھی واپس یورپین یونین میں چلا جائے، وہ غلطی سے نکل گیا تھا ہاں شاید. بریکسٹ کی بات. تو کیا کیا وہ یہ یورپین یونین ہے یہ روس کی طرف بھی ٹلٹ کر سکتی ہے؟ آلریڈی شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ. آلریڈی وہاں سے گیس شیس وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ یورپ کے انڈیپینڈنٹ کنٹری لے رہے، یورپین یونین سچ نہیں لے رہا، لیکن باقی لوگ تو کوشش کر رہے ہیں وہاں سے ان کا تیل اور یہ آئل گیس لینے کی. تو پھر آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کا رول ہے یہ وہی رول بن جائے گا جو گورباچوف کا بنا تھا سوویت یونین میں؟ لگتا یہ ہے، لیکن گورباچوف کا تو یہ تھا کہ وہ تو پورا امپلوڈ ہو گیا تھا نا رشیا، ہاں امپلوڈ ہو. ہاں سوویت یونین. تو کیا امریکہ بھی امپلوڈ ہو سکتا ہے؟ امریکہ ریمین ایز اے اسٹرانگ اسٹیٹ دنیا میں رہے گا، لیکن وہ اس کی جو کنٹرول تھی اور گرفت تھی اور وہ جس چیز کو فیصلہ کرتا تھا وہ سب کے لیے کرتا تھا، وہ ختم ہو جائے گی بات. وہ اس کو اپنا جیسے باقی لوگ رہ رہے ہیں اسی طرح اس کو بھی رہنا پڑے گا. تو پھر اس کا جو مطلب ہے کہ جو اتنی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جو نیوکس ہیں جو اس کو اپنی ایک ملٹری مائٹ کا جو یاد کراتے رہیں گے، ان کا کیا بنے گا پھر؟ اب وہ ایک علیحدہ ایک بحث ہو جاتی ہے اس لیے کہ شاید دنیا بھی بیٹھ جائے اور کہہ دے کہ جی لیٹس آل کلیکٹیولی اس کو ختم کریں، اس کو کم اپ ود اے نیو نیوکلیئر رجیم. لیکن وہ ابھی بہت آگے ہے جس پر کیا بات کر سکتے. اتنے آپشنز ہیں اوپن کہ وی کانٹ ریئلی میک سینس آف اٹ رائٹ ناؤ. تو اس کی وجہ پھر آپ بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں ہسٹری ریپیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ویتنام سے دیکھیں عراق تک، پھر ہم نے دیکھا کہ جو بھی میجر پاورز ہیں وہ کانفلکٹس میں انٹر تو کر لیتی ہیں ود کانفیڈنس، لیکن دے کی ناٹ ایگزٹ ود کانفیڈنس. ان کے کمپلیکیشنز میں ہم وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہم ارلی سٹیجز آف ایک انادر اسٹریٹجک اوور ریچ دیکھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں پھر امریکہ کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اوور ریچ تو ہے اس میں، اور امریکہ اس سے پہلے بھی ایک ڈکلائننگ پاور نظر آ رہا تھا، اور ڈکلائننگ پاور اس لیے نظر آ رہا تھا اس لیے کہ جو دنیا کی جو ویلیوز ہیں وہ کسی اور طرف جا رہی تھی، ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی تھی، اے آئی کی طرف جا رہی تھی، کوریڈورز، گلوبل کوریڈورز آف ٹریڈ، سپلائی چینز اس کی طرف جا رہی تھی. اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے چائنا نے بی آر آئی بنایا تھا. 75% جی ڈی پی تو چائنا کنٹرول کر رہا تھا تھرو بی آر آئی. بالکل. تو یہ تو پہلے سے ہو رہا تھا ڈکلائن. ابھی اس سے امریکہ نے جن سے اپنے ڈکلائن کو ایکسلریٹ کی ہے، ایکسیلیٹ کر دیا. اچھا آخر میں اس طرح مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پورا آپ نے سینیریو ڈرا کیا ہے اس میں آپ نے کہا کہ گوادر کے لیے بڑے چانسز ہیں، پاکستان کا گوادر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، اس کے چانسز بڑھ جائیں گے مزید. اب اس میں پوری کی پوری صورتحال جو ہے، جو ایک نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر بنے گا یا ریجنل لیول پہ جو آرکیٹیکچر بنے گا، اس میں پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں اور چیلنجز کیا ہیں انٹرنلی بھی اور آؤٹ سائڈ بھی؟ اپرچونٹیز یہ ہے کہ چائنا کا سی پیک جو ہے وہ ابھی بہت پرومننس لے لے گا. بی آر آئی جو ہے وہ انٹرنیشنل کوریڈور بن جائے گا. شاید امریکہ کا بلڈ بیک بیٹر جو سا تھا، یا PG2 جو بنا رہے تھے اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ، شاید وہ اس میں مرج ہو جائے، اس لیے کہ وہ اکیلے میں تو بھی رہ نہیں سکتا. امریکہ ول بی آلویز ڈیپینڈنٹ اپون ایرانین کنٹرول آف ہارموز، یا پھر چائنیز کنٹرول آف ہارموز انڈائریکٹلی، یا رشین کنٹرول آف ہارموز انڈائریکٹلی، اور باب المندب، ریڈ سی، یہ سارا کنٹرول تو یہ مختلف ملکوں کے ہاتھ میں ہوگا، not in the hands of America. تو یہ it will have to become part of it. تو اس لیے سی پیک کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے. It can become into a huge port. It is the world's largest deep sea port. اور نیچرل، not because of کوئی پاکستانی جینیس نے اس کو بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا، پاکستان کو استعمال نہیں کیا. یہ اللہ کا تحفہ ہے. یہ اس میں 200,000 ٹن ٹینکرز ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس میں 80 ملین ٹن سے زیادہ یہ اس کا پوٹینشیل ہے کارگو کو ہینڈل کرنا ہے ود ان 1 year. سو اینولی جو کہ اٹ از مور دین آل انڈین پورٹس پٹ ٹوگیدر. تو ابھی یہ اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں تو ہماری بے وقوفی ہے. ابھی ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک انالیسس کے اندر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس کو موقع مل گیا کہ یہ بھی ذرا اپنا کام کرے. چائنا کو موقع ملے گا کہ آپریٹ فریلی ان دس ایریا، تو وہ بھی اپنا اس کا جو حصہ ہے. اس میں افغانستان کا بھی تو رول ہوگا نا کوئی نہ کوئی. افغانستان بہت بڑا رول ہے افغانستان کا، اس لیے افغانستان کنیکٹ کرتا ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ. 1/5 آف دا ورلڈ منرلز، گیس، انرجی. اور میں وہاں پر گیا ہوں قازقستان وغیرہ میں،
ادھر تو صرف زمین ہی زمین ہے اور پانی ہے، اور پانی بھی تقریباً وہ گورنمنٹ آپ کو فری دیتی ہے، اور جب وہاں پر آکسیجن ہو اور پانی ہو تو آپ گرین یوریا بنا سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں گیا تھا اس لیے ان کو آفر کرنے کے لیے، ہم وہ ٹیکنالوجی کریں لیکن نہیں کر سکے۔ اگر ادھر گرین یوریا 50 ٹنز کے سیریل پلانٹس لگانا شروع کریں تو وہ تو پورا دنیا کا بریڈ باسکٹ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر تو زمین ہی زمین ہے۔ تاجکستان، کرگزستان، قازقستان، ازبکستان، وہ تو صرف فلیٹ پلینز ہیں جہاں پر گندم ہی گندم ہو سکتی ہے۔ ایبسلیوٹلی، اور اس میں جو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو پھر ہینڈل کرنا اور اچھے طریقے سے، اسٹیوٹ طریقے سے ہینڈل کرنا، یہ بھی تو بڑا ضروری ہو گیا نا کہ اس میں جو جنکشن ہم نے جو ٹیکنالوجی ہے گرین یوریا کی وہ ہمارے پاس ہے، پاکستان کے پاس، وی کین گو اینڈ پٹ اٹ اپ، وی کین اسٹیبلش اٹ آل اوور۔ تو اس میں آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے، واٹر چاہیے، ایئر چاہیے، دیٹس آل۔ لیکن اس میں اسپوائلر کا رول بھی تو ہمارا ہمسایہ جو ہے دوسرا ایسٹرن بارڈر پہ، وہ بھی تو کر سکتا ہے نا۔ وہ ہے، دیٹ از another پرابلم۔ ابھی جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہونا، جیسے پیلسٹائن کا ابھی جو حل ہو رہا ہے، تو ہمارا پھر انڈیا کے ساتھ بھی ابھی we are actually existential enemies of one another، بس یہ ہے۔ یہ نہیں چینج ہوتا ہوا نظر آتا آپ کو؟ یہ چینج اس وقت ہوگا اگر ہم اپنا ڈسپیوٹ کو کم از کم پہلے تو حل کریں نا، کشمیر کا۔ وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ چلیں، اللہ کرے کہ جو آپ نے ایک آپٹیمزم ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اللہ کرے کہ اسی طرح معاملات ہوں اور اس میں پاکستان ایمرج کرے ایز اے وائبل اینڈ ریسپیکٹیبل۔ اس میں ایک کلیریفیکیشن ہے، آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو سے اینی آف دیز تھنگس جو میں نے بتایا آپ کو۔ نہیں، آپ کی بات میں وزن بھی ہے، اور آپ کی بات میں ظاہر ہے کہ ایک ایکسپیرینس بھی ہے آپ کا، جس طریقے سے آپ کا ایکسپوجر رہا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے اس طرح سرو کرتے ہوئے مختلف ریجنز میں، اور جس طرح پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کو واچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق انشاءاللہ کرے گا۔ اور یہی آپٹیمزم جو ہے یہ ہمیں رکھنا بھی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ تو خیر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے ان کو کچھ سوچنا چاہیے، کہ ٹیکٹیکل لیول پہ بھی سوچیں لیکن اسٹریٹجک لیول پہ بھی دیکھیں کہ آج سے 5 سال 10 سال کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ بالکل ایگری وتھ یو۔ تو تھینک یو ویری مچ طارق صاحب، آپ سے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور پھر گپ شپ پھر مزید چلائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، السلام علیکم۔